क्या सैफ अली खान का मुद्दा भी इसी चक्कर में उठाया कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ जाएगा? क्या कंट्रीब्यूशन है जी सैफ अली खान का देश में? अगर वो सैफ अली खान कहीं अक्षय कुमार होता या वो सैफ अली खान अजय देवगन होता तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। सिर्फ मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए सैफ अली खान का नाम आता है, सलमान खान का नाम आता है, बाबा आजमी का नाम आता है। हम 28 हफ्ते से झुग्गी में लगातार जा रहे हैं। रात को सोया हूँ मैं वहाँ पर। 60-60, 80-80, 100-100 रुपए का पानी रोज खरीदना पड़ता है झुग्गी वाले को। पीने का पानी नहीं है जी। यमुना की डुबकी तो भारी ही पड़ गई आप पर। अरे यमुना हमारी श्रद्धा है, यमुना हमारी माँ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 3 साल के अंदर साबरमती की तर्ज पे यमुना साफ करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ झूठ बोलना है और भाग जाना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो दावा कर रही है कि वो 26 साल का सत्ता का वनवास खत्म करने वाली है। उसी पार्टी के शीर्ष नेता जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र सचदेवा, आज उनसे मुलाकात होनी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र जी, भगवान राम का भी 14 साल में वनवास खत्म हो गया, आपका हो पाएगा? ये तो 26 साल बड़ा लंबा नहीं लगता कि लगभग अब तो डबल 27 वनवास हो रहा है। वो सतयुग था तो 14 साल थे, ये कलयुग है इसलिए 27 साल हुए हैं। लेकिन राम तब भी विजय हुए थे, राम इस बार भी विजय होंगे। रावण का वध तब भी हुआ था और भ्रष्टाचारी रूपी रावण का वध इस बार होगा। यानी काला जो अध्याय या काला पन है जो दिल्ली बीजेपी के उसमें लिखा था 27 साल से, वो खत्म होने लगा। क्योंकि हम तीनों भी काले ही काले हैं ना इस वक्त। आप देखिए, प्रियंका, आप सब काला कपड़ा हो रखा। मैं उसे कालापन नहीं कहता। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कारण है दिल्ली के ना जीतने के। लेकिन हमारा दिल्ली का संगठन जनसंघ के ज़माने से बहुत मजबूत संगठन है। सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से लगातार 10 सालों में जो काम हमने केंद्र में किए हैं उसका प्रभाव भी, और दिल्ली का जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, वो एक मूल कारण है। इसलिए मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। पहले ही सवाल से वीरेंद्र सचदेवा ने अपना दावा जो है वो ठोक दिया, लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं, आपके जीवन में लेकर चलते हैं। बतौर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष तो हम आपको जानते ही हैं, दर्शक भी जानते हैं। वीरेंद्र सचदेवा बचपन में कैसे थे, कैसा आपका परिवार था, कुछ उसके बारे में बताइए। अगर मैं बहुत पीछे जाऊं, जब मैं बहुत छोटा था तो बहुत निम्न वर्गीय परिवार से हम लोग आए हैं। मेरे पिताजी ने 64 में अपना प्रेस लगाया था। 64 में टेंडर मशीन होती थी। हम 6 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी दीदी हैं और हम 5 भाई हैं। हम सब साथ में रहते हैं। मैं माता पिता के साथ रहता हूँ। और पुरानी दिल्ली में मकान था हमारा, अभी भी है, सीताराम बाजार। तो उस एक कमरा, एक रसोई और बाथरूम था कॉमन, और भी उसमें मकान में और भी लोग रहते थे। उस कॉमन बाथरूम को सब यूज़ करते थे। और हैंडपम्प लगा होता था पानी खींचने के लिए। छत पे जाकर कपड़े डालना, सुखाना, ये सब काम भी किया है। माँ ने बहुत सिखाया हम सब भाइयों को, बहन को। और मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी मेहनत की है। मुझे ध्यान है कि हम स्कूल से आते थे और हमारे बड़े भाई स्कूल से सीधा प्रेस पे चले जाते थे काम करने, और हम लोग घर आना, खाना खाना और फिर टिफ़िन लेकर उनको खाना देने जाना। और एक एक 2-2 रुपये कैसे कमाया जाता है उसके लिए बहुत मेहनत की है। और ये स्ट्रगल का काल हमारा, मतलब मुझे ध्यान है, जब तक मैंने कॉलेज पास आउट नहीं किया तब तक ये लगातार चला है। तो धीरे धीरे एक साइकिल से एक स्कूटर से कैसे फिएट कार, और फिएट कार से फिर कैसे आगे चलना। तो अभी तो मेरे पास है, गाड़ी किया है मेरे पास, 5 साल हो गए उसको भी। लेकिन बहुत धीरे धीरे और मेहनत से और बहुत संयम से, बहुत सब्र के साथ हमने, सब भाइयों ने मेहनत की है। आज 5 भाई हम साथ में रहते हैं और माता पिता का आशीर्वाद है, वो हम लोगों को आज भी बांध के रखते हैं, सिखाते रहते हैं, आज भी सीखते हैं। पढ़ने में कैसे थे आप? नहीं, मैं बहुत अच्छा नहीं था, शरारती था। खेलने का बहुत शौक था मुझे, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। और मेरा तो
उस ज़माने में मतलब सिलेक्शन भी हुआ। फिर डिवीज़न ए लीग में मैं बहुत देर तक खेलता रहा, मतलब 2000 तक भी खेला हूँ, जब तक इस घुटने का मेरा सर्जरी नहीं हुआ, ये इलेक्शन में टूट गया था, तो तब क्रिकेट खेलना बंद हुआ। लेकिन क्रिकेट देखने का, क्रिकेट के बारे में जानकारी रखने का, और क्रिकेट आज भी कहीं मौका मिलता है खेलने का, तो मैं वो मौका छोड़ता नहीं हूँ। घुटने में चोट लगी, आपकी उंगलियां भी कटी थी, ऐसा ही कोई इंसिडेंट है शायद? हाँ, ये पूरी 2016 तरह से अलग हो गई थी? 2016 का सीधे पैर का ही है। पांचों उंगलियां, स्वच्छ भारत अभियान मिशन चल रहा था, तो उसमें मैं मयूर विहार में ड्रेन साफ करवा रहा था, जिलाध्यक्ष था मैं उस समय। तो एक अचानक ड्रेन का कवर गिरा और वो पांचों उंगलियां कट के अलग हो गई। और हाँ, लगभग 28 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, 3 सर्जरी हुई, एक उसमें से नहीं लग पाई। लेकिन उसके बाद से मेरा योगा बंद हो गया, क्योंकि सूर्य नमस्कार नहीं कर पाता हूँ, वो पूरा बैंड नहीं हो पाता है। आज भी तकलीफ होती है, लेकिन मेहनत की है तो कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं है। थोड़ा सा फिर से पीछे ले जाती हूँ मैं आपको। आप कॉलेज आपका कहाँ से रहा? कॉलेज की लाइफ कैसी थी? कॉलेज मैंने बताया, मुझे खेलने का और इन सब चीज़ों का शौक था, पिक्चर देखने का बहुत शौक था। स्कूल में भी था तो लगातार अपना पिक्चरों के लिए दीवानापन रहता था। और दरियागंज स्कूल था मेरा कमर्शियल, तो कभी मौका लगता था तो भाग के भी देखता था। मुझे ध्यान है, मेरी जो पहली पिक्चर थी भाग के, वो थी याराना, अमिताभ बच्चन की। तो उसके बाद पिक्चर का शौक आज भी है, लेकिन अब समय नहीं मिल पाता है। और दरियागंज की बहुत ज़्यादा जुड़ी है हमारे साथ। और फिर कॉलेज में गए तो सिलेक्शन मेरा क्रिकेट के बेस पे हुआ था, तो क्रिकेट भी खेलता था, यूनिवर्सिटी खेलता था। तो पिक्चरों के शौक को उस समय कॉलेज ने थोड़ी हवा दी, तो थोड़ा थिएटर करने लगे। एक दो दोस्त अच्छे मिल गए जिन्होंने सिखाया भी, तो थिएटर में भी हाथ आजमाया, तो उसमें भी आंशिक सफलता मिली थोड़ी बहुत। और दिल्ली के अमूमन कॉलेजेस में मैं जाके कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता रहता था। बेन जी, आप कह रहे हैं कि भाग के ऐसी दरियागंज में मूवी देखते थे, वो टॉकीज भी शायद आज भी आप वहाँ जाते हैं? कौन सा टॉकीज है वो? पिक्चर डिलाइट वो पहला थिएटर था जिसमें देखी। वो जो छोटे में भी पिताजी माताजी लेके गए मुझे पिक्चर, सबसे पहले मैंने पिक्चर देखी भगवान श्री कृष्ण की लीला, जो ध्यान है मुझे, जो बहुत छोटा था, मैं 4-5 साल का रहा हूँ। तो लेकिन डिलाइट थिएटर ऐसा था कि जैसे आज भी वो मेरा फेवरेट थिएटर है, मुझे वहीं पिक्चर देखना पसंद आता है। लेकिन जब स्कूल से भाग के देखते थे तो जगत बंद हो गया, गोलचा बंद हो गया, रिटर्स एक कश्मीरी गेट पे, मुझे पता नहीं अब है वो, नॉवल्टी, उसी तरह से चांदनी चौक में, हाँ चांदनी चौक में मोती कुमार, मैजेस्टिक, जुबली, शीला थिएटर बंद हो गया। बहुत खूबसूरत थिएटर था उस समय, इंडिया फर्स्ट 70 mm थिएटर। तो ये हमारी रीच थी। या बहुत होता था जिस दिन लगता था कि थोड़ा सा बेहतर या जेब में 50 पैसे फालतू हैं, तो फिर ओडियन क्राउड में चले जाते थे। नहीं, लेकिन Movies लीला का- आपने देखी कृष्ण लीला, तो वो आशिकी वाली लीला भी की आपने? कि भागे तो बहुत हैं आप मूवी देखने के लिए, तो हो सकता है उसके लिए भी भागे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चरों का शौक मैंने बताया, तो पिक्चरों के लिए जरूर भागा मैं। जब कॉलेज पास आउट कर लिया, और अब पता नहीं उस ज़माने में या तो वो लोग रहे होंगे या मैंने कुछ ठीक ठाक किया होगा, मुझे प्राइज़ बहुत मिले एक्टिंग में, तो मन में एक वहम आ गया कि हमसे बेहतर कोई है नहीं। अब जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी कहते हैं एक्टिंग में बड़ा नाम है उनका। वो कलाकारी के साथ साथ वो जो मक्कारी है वो तो हमारे पास नहीं है। लेकिन कॉलेज से जब पास आउट हुए तो लगा कि मुंबई में एक हाथ आजमाना चाहिए। हाँ, मैं गया और परिवार से अनुमति लेके गया, और 3 महीने वहाँ पर मैंने कोशिश की, स्ट्रगल की, लेकिन मुंबई ने स्वीकार नहीं किया। मतलब मुंबई ने क्या, मतलब उस समय ऐसा अवसर नहीं मिला। 2 प्ले जरूर किए मैंने टीवी पे, वो आए भी, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बना। और फिर जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए थे, तो फिर वापस आया। नहीं, कार्यकारी एक्टर बनकर वापस आ गए। नहीं, कार्यकारी भी नहीं कह सकते, एक तरह से एक स्ट्रगलर था। और वो ठीक है, मतलब स्ट्रगल, मतलब काम भी किया और पूरा मामला बना भी नहीं, फिर वापस आ गए। दिल्ली में जो मैंने कॉलेजेस में जब मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उस समय माइम करना या मिमिक्री करना ये सब बहुत अच्छा लगता था।
और बहुत जल्दी मैं पिक कर लेता था। तो कौन सी मैंने मिमिक्री? आपकी ना कुछ पुरानी तस्वीरें देखी हैं और आप बता रहे हैं कि पिक्चरों का इन्फ्लुएंस भी आप पे रहा है, एक्टर भी आप बनना चाहते थे, तो बड़ा लुक वुक का बहुत ध्यान व्यान रखते थे आप उस टाइम के? चश्मे, बड़े बड़े चश्मे, आपने अभी भी भी- बालों अभी को भी लग रहा है। मैं आपको तो मेरी आंखें उस समय बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो बहुत अच्छे कपड़े नहीं होते थे हमारे पास। हफ्ते में 2 जोड़ी कपड़े होते थे जो पहनने होते थे। पैंट तो कई बार 7-7 दिन पहन लेते, या जीन्स पहन लेते थे कि 7 दिन चलेगी। शर्ट 2 या 3 बदल लेते, टी शर्ट बदल लेते थे, बड़े भाई की पहन लेते थे। तो अब बाकी भीड़ में, और मैं बड़ा एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी नहीं था, मतलब जैसे मामूली बच्चे हैं, बसों में जाना है तो उस हिसाब से। अब कॉलेज की भीड़ में मैं अलग से कैसे दिखूं? तो मुझे लगता था कि मैं खूबसूरत तो हूँ नहीं, तो कोई मुझे एकदम नोटिस करेगा, तो मुझे अपने को नोटिस करवाने के लिए कुछ अलग करना है। तो उस ज़माने में मैंने टिंटेड ग्लास पहनने शुरू किए, हम्म, और वो उस समय कोई पहनता नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कि ये पहनने का मतलब है कि आप एक्टिविटीज़ में नहीं हो। लेकिन मैं जानबूझ के पहनता था कि ताकि मैं 10 लोगों के बीच में एक चश्मे वाला अलग दिखूं। तो धीरे 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 करते करते वो फिर आदत बनी, और वो आदत सिर्फ, अब तो चलो पास की निगाह थोड़ी कमज़ोर है तो पहन लेते हैं, लेकिन वो मिमिक्री की आप बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल साहब की मिमिक्री? नहीं था। अब तो नहीं कर पाता हूँ मैं, लेकिन उस ज़माने में मैं जैसे मैं देवानंद नहीं, अभी नहीं, देवानंद की बहुत अच्छी करता था, ओम प्रकाश की, उत्पल दत्त की, इंदिरा गांधी की, और नसीर साहब की। थोड़ी बहुत तो अभी भी कर सकते। नहीं नहीं, अभी नहीं, अब तो ठीक है। लेकिन शौक था ना, वो जो पिक्चरों का शौक था, तो वो डायलॉग मैं, क्योंकि पिक्चर को मैं ऐसे देखता था कि मुझे एक दिन ये पिक्चर बनानी है। और आज भी जब मैं पिक्चर देखता हूँ तो फिर मैं पिक्चर ही देखता हूँ, फिर मैं और कुछ नहीं देखता। अब तो समय जब से अध्यक्ष का दायित्व आया नहीं देख पाता हूँ, लेकिन उससे पहले तक भी तो मुझे पिक्चर के बारे में ध्यान रहता है कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, जो अगर मैं होता तो और बेहतर कर सकता था। तो और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ध्यान रखने वाली होती हैं, जिसमें पहला प्यार था आपका एक्टिंग? हाँ, नो डाउट है। क्रिकेट और पिक्चर, ये दोनों मेरे ऐसे शौक हैं जिनको मैंने मतलब बहुत। तीरंदाज कैसे हो गए फिर आप? तीरंदाज ऐसे हुआ कि जब मैंने आपको बताया कि ये घुटना टूटा, तो क्रिकेट खेलना बंद हो गया, और संयोग से उन्हीं दिनों मेरा संपर्क आया आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी से। दिल्ली की राजनीति के वो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह। तो उनका 2008 का चुनाव था, तो मुझे उनके चुनाव का मीडिया का काम मिला देखने के लिए दिल्ली बीजेपी की तरफ से। तो लगातार उनके संपर्क में हम बात करते रहे। तो उस समय मुझे पता चला कि आर्चरी नाम की कोई चीज़ है, मुझे XYZ कुछ नहीं पता था। तो मुझे आर्चरी का मतलब नहीं पता था, तो मुझे बताया गया कि तीरंदाजी होती है, ऐसे तीर चलाते हैं। तो मैंने कहा बड़ा बोरिंग सा गेम है, पता नहीं क्या है, क्या करना है। तो उन्हीं दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स की घोषणा हुई दिल्ली में, और जमुना पार्क, जो अपना जमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें आर्चरी के इवेंट होने थे। और मैं क्योंकि ट्रांस जमुना से आता हूँ, मैं पुरानी दिल्ली से हम ट्रांस जमुना शिफ्ट हो गए थे, मयूर विहार। तो मल्होत्रा साहब ने मुझे कहा कि भाई ये स्टेडियम बन रहा है, ज़रा तुम इसको ऊपर से देखते रहो, सारी फैसिलिटीज़ ठीक हो जाए, सरकार बना रही है। तो मैं रोज़ जाके 2-3 घंटे वहाँ लगाता था। तो फिर मुझे समझना पड़ा कि ग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसमें विंड चाहिए, विंड का पासवे चाहिए, पीछे कितने मीटर पे टारगेट लगेंगे, किस उसके पीछे हमें फेंसिंग एरिया चाहिए, कोई बीच में ना घुसे, कितने लाइनिंग कैसी चाहिए, कहाँ आर्चर खड़ा होगा, कहाँ से शूट करेगा। तो वो जब चीज़ें समझने लगा तो मुझे लगा कि फिर भाई ये है क्या। और कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 मेडल इंडिया ने जीते, वो सब चीज़ें मेरी आंखों के सामने हुई। तो फिर लगा कि यार ये तो अच्छा है, तो बचपन में हम तीर कमान बहुत चलाते थे, बड़ा आसान है चलाना, इसको तो कर सकते हैं। लेकिन जब पहली बार उठाया तो लगा ये तो हनुमान जी की गदा के बराबर एक वजन है इसका, बहुत मुश्किल है उसको उठा के होल्ड करना और फिर उसको खींचना। लेकिन अच्छे से उसको सीखने के बाद उन्हीं दिनों में फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मल्होत्रा जी का मन हुआ कि भाई दिल्ली में इस काम को तुम संभालो। तब उन्होंने वो आर्चरी मुझे दी, और धीरे धीरे हमने उसमें काम करना शुरू किया, और आज मैं आर्चरी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ पूरे हिंदुस्तान का। तो निशाना ठीक है। हाँ, कोशिश। तो शायद यही कारण है कि शाहजी ने भी आपको चुना निशाना ठीक लगाने के लिए। नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय था। वही है, शाहजी का मतलब केंद्रीय नेतृत्व या जो भी उसमें आते हैं उस ग्रुप में आपको चुना उसी काम के लिए कि हाँ निशाना ठीक लगेगा, तीर निशाने पर लगेगा, मछली की आंख पर। नहीं, मुझे लगता है मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत मनोभाव से काम करते हैं।
और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूँ, मैं जिस परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार में किसी ने कभी राजनीति में मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया है। पिताजी स्वयंसेवक हैं, मेरे भाई स्वयंसेवक हैं, मैं स्वयंसेवक हूँ, और वहीं से हम लोग काम करते रहे। मुझ पर कभी ये दायित्व आएगा दिल्ली बीजेपी का, जिंदगी में नहीं सोचा था, पर आज भी नहीं, नहीं। अब तो आ गया ना। आगे लेकिन आज भी ऐसा लगता है नहीं, ये सपना लेकिन अब लेकिन मछली की आंख पर निशाना लगेगा। 100% लगेगा। यानी अर्जुन आप ही हैं। मैं अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है, निशाना तो अर्जुन ही लगाएगा ना। मेरा काम है उस रथ को चलाने का। तो मैं तो आजकल श्री कृष्ण की भूमिका में हूँ। चलाने वाले हमारे सारथी जो हैं 70 हमने अपने अर्जुन उतारे हुए हैं युद्ध में। लेकिन ये तय है कि जब मैं आर्चरी में भी शुरू किया तो 2-3-4 साल बाद मुझे लगा कि मुझे ये खेल भी सीखना है, तो फिर मैंने आर्चरी भी सीखी। आज मैं बच्चों के साथ तीरंदाजी भी करता हूँ, और उसके साथ साथ ये सब काम चलते हैं। ठीक है, आपने बोला कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा। आपको वो एग्जैक्ट मोमेंट याद है जब आपको ये कहा गया कि अब आपने दिल्ली बीजेपी का आपने अध्यक्ष बनना है और आपने इसको संभालना है? 9 दिसंबर 2021 22 था 22 9 दिसंबर 2022 मैं सुबह अपनी कार लेकर अपने बच्चों को, परिवार को लेकर यहाँ से रणथंभौर के लिए निकला। और वाइल्ड फोटोग्राफी हमारा शौक है, बहुत अच्छे मन से करता हूँ। और नगर निगम के चुनाव के बाद अनुमति लेके गया संगठन से कि मुझे 3-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। और अब तब तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना नहीं था, तो लगभग 7 से 8 घंटे वहाँ जाने में लगते हैं। तो खुद ड्राइव करके गया गाड़ी, वहाँ पहुँचे, शाम को रुके, बच्चों के साथ वहाँ राजस्थानी फोक डांस वगैरह देखा अच्छे से। और सुबह हम लोग 5:45 बजे निकल गए जंगल के लिए। और अंदर जाए तो मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता है। लगभग 9, सवा 9 का टाइम हो गया जब हम वापस आ रहे थे। तो ऊपर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर के, जब वहाँ आया तो सिग्नल आने शुरू हुए। तो एकदम जब वो मैसेज बजने शुरू हुए तो 10 दिसंबर का दिन था वो, ठंड भी थी काफ़ी। और जब हम जंगल में जाते हैं तो कुर्ता पजामा या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, हम तो ट्रैक सूट में थे। तो मैंने एकदम देखा तो मेरे प्रभारी जी का फ़ोन, माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का फ़ोन, दिल्ली के संगठन मंत्री का फ़ोन। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम ऐसा क्या हुआ। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो पहला सवाल ये था, कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं रणथंभौर में हूँ। कैसे गए, किससे पूछ के गए? मैं कहा जी मैं बता के गया। तो कहा 2 घंटे में दिल्ली आइए। तो मैंने कहा भाई साहब मैं 8 घंटे की गाड़ी चला के आया हूँ और 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था, परिवार के साथ हूँ, और अभी भी चलूँगा तो कम से कम 8 घंटे तो चाहिए। तो बोले हमें नहीं पता कैसे आना है, आइए। तब तक मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना है। तो मेरी छोटी बेटी ने मेरी शक्ल देखी और उसने मुंह बनाया। उसकी तो छुट्टी गड़बड़ हो गई। हम आए थे वहाँ 3 रात रहने के लिए, बुकिंग वगैरह थी। आज भी उस रिसोर्ट ने पैसे नहीं दिए मुझे वापस, उनको पैसे पूरे दे दिए थे हमने। तो फिर मेरे साथ एक मित्र और थे साथ में, वो भी अपने परिवार के साथ आए थे। तो क्या करना चाहिए? तो हमने कहा फिर ऐसा करते हैं कि छोड़ते हैं, वापस चलते हैं, जो बुलाया जा रहा तो पार्टी का आदेश तो मानना है। तो फिर वहाँ से हम सब गए जयपुर। 2 सवा 2 घंटे में जयपुर पहुँचे। वहाँ से फ्लाइट पकड़ी सब, और अपनी गाड़ी अपने एक मित्र को दी कि तुम लेके दिल्ली आ जाना। हाँ नहीं, कोहली साहब भी साथ थे, लेकिन संदीप धामा जो हमारे 3 बार के मंडल अध्यक्ष हैं, उनको वो गाड़ी लेकर आए। बाकी सब लोग फ्लाइट से हम वापस आए। और जब हम दिल्ली पहुंचे लगभग 4-4:30 बजे के आसपास, तो मैं गया कि मैं आ गया हूँ, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए। तो बोले नहीं, कोई विषय था और वो अभी कुछ देख रहे हैं क्या करना है, बाद में बताएंगे। और जब ये कहा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतना ट्रिप छोड़ के वापस आया। और इस प्रदेश कार्यालय के बाहर जब मैं अंदर आया तो फैमिली को बाहर बिठा के आया था। शनिवार का दिन था, मुझे अभी तक याद है। अब मैं क्या कहूँ, फिर वापस गया तो पूछा परिवार ने क्या हुआ, मैंने कहा मालूम नहीं है। तो उनको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे मालूम नहीं है, और जबकि हकीकत ये थी कि मुझे पता ही नहीं था किस लिए बुलाया।
तो खैर उनकी डांट-वांट सुनी और रात भर मैं परेशान रहा कि आखिर ये हुआ क्या है। लेकिन 11 दिसंबर को फिर सुबह का प्रवास रखा मैंने दक्षिणी दिल्ली का, और मैं तुगलकाबाद गांव में था। और वहाँ प्रवास करके जब मैं वापस आ रहा था और सामने माँ कालका देवी का मंदिर दिख रहा था, लगभग दोपहर 12:30 बजे की बात होगी, 11 दिसंबर। तो मुझे कहा गया कि आप प्रदेश आइए सीधा। फिर यहाँ के बताया गया कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो लगा कार्यकारी अध्यक्ष किसी को 2-4-5 दिन के लिए बनाना होगा, उसके बाद बनाएंगे हमारे यहाँ, जैसी सोचा मेरे मन में जो विचार। तो कोई उत्साह नहीं था, विनम्रता के साथ ठीक है भाई, एक जिम्मेदारी, क्योंकि मैं उपाध्यक्ष था पार्टी का, तो उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जाती है अमूमन, मैं कहा इस नाते दी होगी। तो वो फिर टाइम चला 2-2.5 महीने तक, और उसके बाद 23 मार्च 2023 को ये जिम्मेदारी मिली, और तब से इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। इस लेकिन आपको उस वक्त क्योंकि ये जब और आपको मैं हंसता था जब 23 मार्च की घोषणा हुई, मैं कहा कोई शहीदी दिवस है। तो मुझे लगा कि शहीद करने के लिए बना है। मैं यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि जब आपको ये पूर्णकालिक अध्यक्ष जब बनाया गया, उससे पहले बीजेपी एमसीडी का चुनाव हारी हुई थी। 15 साल भी हो गए थे इंडियन इनकम्बेंसी, या जो भी आप उसका रीज़न बताएं, हारी हुई थी, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। हालांकि और ज़्यादा बुरा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर भी आप लोग 100 सीटें ले आए थे। तो पार्टी में ऐसे टाइम पर बतौर अध्यक्ष आना, आपकी तरफ उम्मीदों से देखा जा रहा था, या लग रहा था कि सच में ही शहीद कर दिया अब तो शहीद के लिए ही, मतलब शहीदी के लिए ही? मैं इसमें 2 चीज़ें बताता हूँ। नगर निगम का चुनाव हम अपनी गलती से हारे। हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया नगर निगम में। हम 40%, जो दिल्ली में हम कभी वोट शेयर नहीं लाए, हम 40% तक पहुंचे थे। लेकिन एक माहौल ऐसा बना उस समय, वातावरण ऐसा बना मीडिया में भी, अखबारों में भी, कि दिल्ली बीजेपी तो बिल्कुल हार रही है। दिल्ली नगर निगम में हम 30-50 से आ नहीं सकते। या ये कहे कि सामने वाली पार्टी ने झूठ को इस तरह से परोसा कि बड़े बड़े लोग उसकी गिरफ्त में आ गए। अगर हम उस मनोभाव को ठीक कर लेते तो हम उस दिन भी एमसीडी जीत जाते। लेकिन ठीक है, हारे, कार्यकर्ता का मनोबल टूटा। लेकिन हमें ये लगता था कि जब जब हम गिरेंगे तब तब हम उठेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष काल अब से नहीं है जी, 1980 से 2 सीटों से सफ़र शुरू किया पार्टी ने। आज हम 240 पे, हमने 303 भी देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शून्य से शुरुआत करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें पूरी ताकत के साथ जाना है। और मेरे लिए ये अवसर था, लोग इसे कुछ भी समझें, मुझे ये लगता था कि इस चुनौती वाले समय में जब कार्यकर्ता का मनोबल थोड़ा टूटा हुआ है, और एज ए कार्यकर्ता मुझे ये दर्द पता है कि हमने क्या क्या सहा है, इतना लंबा अनुभव मेरा रहा है बीइंग ए कार्यकर्ता काम करने का, तो मुझे अपने साथियों का दर्द पता था। उस दर्द को हमने अपनी ताकत बनाया, और उस ताकत के साथ इकट्ठे होकर हम निकले हैं। और मुझे आज भी इस बात पे विश्वास है कि मेरा दिल्ली का कार्यकर्ता सबसे मजबूत कार्यकर्ता है, और हम दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से इस बार दिल्ली में बहुत शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। आपके सामने जो आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी मैं अगर कहूं, अरविंद केजरीवाल, जब आप उनके बारे में बात करते हैं, जब आप कार्यकारी अध्यक्ष या जब आप कार्यकर्ता भी थे, एक किस तरीके के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको देखते हैं? देखिए, दिल्ली में जो बदलाव हुआ है राजनीतिक रूप पे, उसका श्रेय तो आपको उनको देना ही होगा कि किस तरीके से 15 साल की सरकार को गिराकर 10-11 साल से वो काबिज हैं। बतौर मुख्यमंत्री किस तरह देखते हैं आप उन्हें? अरविंद केजरीवाल जिस रूप में आए थे, उसमें बड़े से बड़े लोग धोखा खा गए, तो हम उसमें कोई अलग नहीं है। शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ माहौल था, लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी वो लड़ाई लड़ रही थी, और हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे को ठीक से उठाया। लेकिन जनता विकल्प तलाश रही थी। उस समय हमारी कुछ कमी रही कि उस विकल्प में रूप में हमको पसंद, जबकि 2013 में हम 32 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी बने। लेकिन और भी कई कारण थे उसमें। लेकिन उसमें से फिर चीज़ निकल के आई कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए, इस तरह की राजनीति दिल्ली में कभी हुई नहीं थी कि भाई हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे। दिल्ली में बात होती थी दिल्ली के विकास की, दिल्ली के डेवलपमेंट की, और इस तरह की चीज़ों की। लेकिन उस तरह की चीज़ें दिल्ली में पहली बार सुनी गई। अच्छा ये भी मिल सकता है, अच्छा ये भी मिल सकता है। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होगा किसी ने सोचा नहीं। और उस फेयर में जब हम लोग सब फंसे, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का, मैं तो आज उसे हम प्रपंच कह सकते हैं, उस समय उनकी भूमिका जो भी रही होगी,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया वो ऐसा लगता था कि भाई सच में ये लोग परिवर्तन के लिए आए हैं। और आज जब हम 10-11 साल बाद उसको स्टडी करते हैं तो उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन अपना किया, अपने परिवार का किया, अपनी पार्टी का किया, और किस तरह से एक धोखेबाज के रूप में उनकी छवि बनी है। जो जो उनके आसपास रहा उन सबको मार के मैं सुल्तान कैसे बनूं, ये अरविंद केजरीवाल ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। सचदेवा जी, ये क्यों ना कहा जाए कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की जनता की नेचुरल चॉइस नहीं है, कम से कम 27 सालों से तो नहीं। नेचुरल चॉइस तो बीजेपी ही थी। नहीं मतलब आपका वोटिंग परसेंटेज तो 38-40 के बीच। 93 में हम ही बने थे पहली बार, कारण कुछ भी रहे हो। उस समय खुराना जी का इस्तीफा देना, फिर सैफुद्दीन जी का आना, फिर उनका जाना, फिर सुषमा जी का आना, वो एक आखिरी का 1 साल ऐसा था जो हमें डिस्टर्ब करके गया, नहीं तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। और उस समय जो हमने काम किए थे, आज तक वो काम, उस 5 साल के काम उन 26 सालों पे भारी पड़ते हैं। उस समय जो 16 कॉलेज खोले गए, बताइए ना दिल्ली में आज कौन सा कॉलेज खोला 25 सालों में? एक भी नहीं खोला। उस समय जो फ्लाईओवर्स का काम हुआ, उस समय जो मेट्रो खुराना जी और अटल जी लेकर आए, वो मेट्रो आज जो हम देख रहे हैं, देन तो उन्हीं की है। तो कामों को लगाना और उनको दिल्ली को बढ़ाने का विजन तो भारतीय जनता पार्टी के पास था। हमारे हारने के रीज़न हमारे व्यक्तिगत भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक था, हमारी भी गलतियां थी, उन गलतियों से सीखा है हमने। लेकिन आप ठीक करिए कि 36 से 38%, 35% पे हम घूमते थे। धीरे 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 हमने उस पर मेहनत की, तो 2022 के नगर निगम चुनाव में हम 40% गए, लेकिन 2014 में हमको 54% मत मिले, 2019 में 57% मत मिले, फिर 2024 में हमें 54% समथिंग कुछ मत मिले। वो माननीय प्रधानमंत्री, देखिए मैं पिक्चरों का शौकीन हूँ ना, तो जैसे दीवार में वो कहता था मेरे पास ये है, मेरे पास ये, तुम्हारे पास क्या है? तो मैं कहता हूँ मेरे पास मोदी है। लेकिन सीएम पद का चेहरा नहीं है। नहीं, मेरे पास मोदी है। सीएम पद का चेहरा उड़ीसा में था क्या? छत्तीसगढ़ में था क्या? मध्य प्रदेश में था क्या? राजस्थान में था क्या? फिर हमसे क्यों सवाल पूछा जाता है? हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है, हमें कब सीएम देना है कब नहीं देना है हमारी पार्टी तय करती है। लेकिन मेरे पास एक चेहरा ऐसा है जिसका पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जिस पे मैं गर्व करता हूँ, मेरी पार्टी गर्व करती है, देश की जनता गर्व करती है। लेकिन मुद्दा तो केजरीवाल ने बना दिया चुनाव में, और आपको वो बड़े बड़े होर्डिंग उन्होंने लगा दिए आपको हैं लगता कि इस है? तरफ केजरीवाल उस तरफ क्वेश्चन मार्क। आपको लगता है केजरीवाल जब अपनी पिक्चर दिखाते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी केजरीवाल हूँ, मुझ पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकता, मैं किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। केजरीवाल दिल्ली की जनता को ये कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये बन ही नहीं सकते। क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब करना, इन तीनों का कोई एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो अरविंद केजरीवाल बनेगा। और ये बात दिल्ली की जनता समझती है। अरविंद केजरीवाल के जब मुख से जब जब कुछ भी निकलेगा तो आप समझ लीजिए वो झूठ को चाशनी में परोसकर आपके सामने रख रहे हैं। और इसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, ये झूठ की और पुनरावृत्ति या काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आ चुकी है और वो हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर दिखाई देती है। ये वो अरविंद केजरीवाल है ही नहीं जिसको हमने 2012-13 में देखा था। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथी है इस चुनाव में। अभी क्या हमने देखा, मार्च अप्रैल मई में जमानत पे जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो अपनी गाड़ी में किसे लेके घूमते थे? विनय मिश्रा, ओ क्या महाबल मिश्रा, जयप्रकाश अग्रवाल, ये कौन लोग हैं? ये सब कांग्रेस के चेहरा है। किसके साथ डैश शेयर करते थे ऐसे हाथ उठा उठा के? राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ। यही अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, ये भ्रष्टाचार के दो रूप हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर से देखें तो आपको अरविंद केजरीवाल दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा शेडो चेंज करेंगे तो फिर उसमें राहुल गांधी या कांग्रेस दिखेगी। नहीं, पर ये जो बात कही जा रही है सचदेवा जी कि कांग्रेस जितना बढ़ेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक वर्ग विशेष के वोट की चिंता में है, और इनके साथ लड़ने से हम 7 सीटें जीते, हमने काम करके दिखाया। अब ये दोनों एक मत पे फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मत हमसे खिसके नहीं। दोनों अपनी अपनी सोच में है। इनकी कोशिश ये है कि इतना द्वंद्व पैदा करें कि एक वर्ग विशेष का वोट एक तरफ चला जाए और कल को कुछ 19-20 हो तो हम दोनों मिलकर फिर सरकार बना ले। और इसका ताज़ा उदाहरण बताता हूँ मैं, सैफ अली खान। आज बता रहा हूँ, अभी इसका ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ। आज अगर ये दोनों दिल्ली में एक दूसरे का गला काट रहे हैं जैसा आप कह रही हैं,
तो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव है 24 तारीख को। ऐसे दोनों हाथ मिला के गले में बाहें डाल के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तू मेरे सनम आ मेरे सनम, ऐसे घूम रहे हैं दोनों के सोनों। तो चंडीगढ़ में दोस्ती है, दिल्ली में गद्दारी है, फैसला तो इन दोनों को करना है। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं सैफ अली, अब क्या सैफ अली खान का मुद्दा भी इसी चक्कर में उठाया कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ? सिर्फ मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए सैफ अली खान का नाम आता है, सलमान खान का नाम आता है, बाबा आजमी का नाम आता है। अरविंद केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल एक तरह से उस चुनावी राजनीति के, मैं कहूँ कि सबसे शातिर, मक्कार और झूठे खिलाड़ी हैं, जो किसी नियम को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, किसी एक तरह से संस्कृति को नहीं मानते और राजनीतिक शिष्टाचार को नहीं मानते। उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपना एक हाथ काट के इसमें से भी कुछ लालच से कुछ पैसा मिलता तो वो भी काट देंगे। वो आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको दिल्ली के लिए, अपने लोगों के लिए किसी से तैमूर के पापा से कोई लेना देना नहीं, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अगर वो सैफ अली खां कहीं अक्षय कुमार होता या वो सैफ अली खां अजय देवगन होता तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। पीसी करके कहा उन्होंने कि सैफ अली खान पर, उससे पहले सलमान खान पर। आप एक बात बताइए, किसी के घर में एक चोर घुसता है, आपके हमारे घर में भी होता है ऐसा, तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कैसे बन जाता है? नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कैसे बन जाता है? कहीं भी भाई साहब, व्यक्ति का नियत बिगड़ने में क्या देर लगती है? हमने तो बड़ी बड़ी जगह चोरी होते देखा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा वो कैसे बन जाता है? क्या कंट्रीब्यूशन है जी सैफ अली खान का देश में? उनके पिता महान खिलाड़ी थे, मैं सलाम करता हूँ उनको। नवाब पटवर्धी की क्षमता का, उनकी योग्यता को कोई जवाब नहीं है। सैफ अली खान का क्या है बताइए मुझे? नेशनल अवार्ड विनर है। होते रहे ना जी। जब मैं काम करता था थिएटर में, मुझे लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक एक्टर बन नहीं पाया दूसरे एक्टर से जल रहा है? मेरे को जलने वाली बात नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जिस लक्ष्य, जिस बात से उनको छूने का बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्या बीजेपी एमआईएम को चुनाव में लेकर आई है? क्योंकि वर्ग विशेष जो है वो कांग्रेस और आप में, आप कह रहे हैं, जो लड़ाई हो रही है। एआईएमआईएम अपनी मर्जी से चुनाव लड़ती है जी। वो बैरिस्टर साहब किसी की सुनते हैं क्या? वो जिस तरह की आग उगलते हैं अपने मुंह से, और उन जैसे उस जैसी विचारधारा से बीजेपी का समझौता, ऐसा सोचना भी पाप है। वो लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो लोग जो धर्म विशेष को खुश करने की बात करते हैं, वो लोग जो देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ, मतलब हाथ मिलाना तो दूर, साथ बैठना भी पसंद नहीं। लेकिन ओवैसी साहब वहीं क्यों जाते हैं जहाँ पर बीजेपी को लगता है कि दूसरा अपोजिशन बड़ा मजबूत है, उसके वोट काटने के? जो मेरी जानकारी है, जितना मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, मुझे लगता है वो एक राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के चक्कर में हर जगह 1-2% की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी तरह से 5-6% हो जाए तो उनको भी शायद बीएसपी और अरविंद केजरीवाल की तरह कुछ मान्यता मिल जाए। ये दिल्ली दंगों के आरोपियों को जो टिकट मिली है, एमआईएम से ही मिली है, किस तरीके से इससे देखते हैं? इससे कोई फर्क पड़ेगा दिल्ली चुनाव में, या कोई मैसेजिंग? इसके पीछे की मानसिकता समझिए। दिल्ली का दंगा कराने वाले लोग कौन थे? आम आदमी पार्टी के। वो तो कहते हैं कपिल मिश्रा थे। आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैन किसका पार्षद था? बीजेपी का तो नहीं था, आम आदमी पार्टी का था। डायरेक्ट भूमिका उसकी नजर आई, उसकी घर का उपयोग किया गया, उसकी छतों से पत्थर आग फेंके गए, कत्ल किए गए, बयान है गवाहों के। सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और ओवैसी, उन्हीं लोगों को लाके लड़वाना, तो आप समझ सकते हैं कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक वर्ग विशेष के वोटों को हथियाना है और उनके लिए मसीहा बनना है। अब कितने मौलानाओं को इन्होंने खुश करना है ये लोग तय करें, लेकिन देश के लिए, दिल्ली के लिए ये लोग खतरनाक है। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मसीहा बन रही है ऐसे लोगों का? अभी क्यों कर रहा है जी? कि मौलानाओं से प्यार नहीं है? बिल्कुल है ना जी, हमारा तो समाज के हर वर्ग से प्यार है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम सबको साथ लेके चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब फिर भी आपके साथ नहीं आते? माननीय प्रधान, हमारा काम है अच्छा करना, सामने वाले की नीयत पे सवाल सामने वाला उठाए। ठीक है, तो सर आप कह रहे हैं कि वर्ग विशेष की लड़ाई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, बाकी वर्गों को भी आम आदमी पार्टी रिझा रही है, कह रही है पुजारियों को, ग्रंथियों को सम्मान राशि देंगे। 10 साल में क्यों याद नहीं आई? और जब घोषणाएं कर रहे थे तब तो आचार संहिता नहीं लगी थी, उसी समय दे देता ना। अरविंद केजरीवाल ने करना नहीं है, उसने सिर्फ झूठ बोलना है और भाग जाना है। अगर इसको करना होता, पंजाब में जब चुनाव चल रहे थे, ठोक के इसने कहा कि हम महिला सम्मान सुरक्षा, महिला जो भी इनका नाम था, हम 1000 रुपया पंजाब की हर माता बहन को देंगे।
किसी एक को नहीं मिला। अभी पीछे पंजाब की बहनें अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हुई थी पैसे मांगने, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। दिल्ली लोकसभा चुनाव, इसने जोर जोर से घूम घूम के कहा, गुलाबी रंग के फार्म छपाए कि जी हम दिल्ली में सबको सितंबर तक 1,000 रुपये इनके अकाउंट में दे देंगे। कोई अता पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ झूठ बोलना है और भाग जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है। अगर हम कह रहे हैं कि हम करेंगे, हमने मध्य प्रदेश में शुरू किया, करके दिखाया, राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया, उड़ीसा में किया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री का नाम अपने आप में उसकी विश्वसनीयता पैदा करता है, और इसलिए हम कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी का पूरा होना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब भी बोलेगा उसने झूठ बोलना है और भाग जाना है, और ये बात दिल्ली की जनता को समझ में आती है। एक चीज बताइए, ये फ्रीबी कल्चर जिसे कहा जाता है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये जरूरी हो गया है अब चुनाव के लिए? अगर हम समाज के छोटे वर्गों को या समाज के ऐसे वर्गों को जो सुविधाओं से पूरी तरह से लेस नहीं है, या वो जीवन यापन में उसको कठिनाई आ रही है, उसको मजबूत करना, उसके पैरों पे खड़ा करना, उसको साथ लेके चलना, अगर इसे रेवड़ी कह रहे हैं तो फिर गलत है। 2019-20 में जब कोविड आया और लोग डर गए, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोचना कि मेरे हिंदुस्तान का एक भी आदमी भूखा ना सोए, कोई बच्चा भूख से ना मरे, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अन्न कल्याण, गरीब अन्न कल्याण योजना शुरू की, और उस योजना को धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में दिया कि सब लोग भोजन कर ले, कोई आदमी उसके अभाव में ना जाए। तो अभाव जहाँ है उसको सुदृढ़ करना, या उसको सशक्त करना, या उसको अपने साथ समाज के साथ दौड़ाने का काम करना, वो तो समझ में आता है। लेकिन मैं तुम्हें ये दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे वोट दो, तो ये खैरात है, ये इसको मैं बर्दाश्त नहीं करता। ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं ये तो वही बात हो गई कि कहा जाता है ना कि साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। आप दे तो जन कल्याण की योजनाएं, वो दे तो रेवड़ी। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर गरीब को आवाज़ देंगे, आपको या किसी को भी अच्छा लगेगा कि सड़क पे जो लोग मरते हैं? इस साल भी दिल्ली में 460 लोगों की मृत्यु हुई है ठंड में। अगर माननीय प्रधानमंत्री उनको एक छत देके कहते हैं कि तुम रहो अंदर, तुम्हारी जान कीमती है, मनुष्य की जान कीमती नहीं है क्या? लेकिन अब आप ये कहें कि 50,000 फ्लैट बने हैं नरेला में, मैं इसलिए नहीं देने दूंगा क्योंकि वो उसमें 50% केंद्र सरकार का, वो मकान खंडर हो गए। अगर आपकी नीयत गरीबों की मदद करने की होती तो आप वो भी दे सकते थे। अरविंद केजरीवाल नहीं दिए। लेकिन उनका तो जो भी कहना, पानी वो फ्री दे रहे हैं, बिजली वो फ्री दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो दलित छात्र हैं, बड़े गरीब छात्र हैं, उनको पैसा, अगर विदेश में पढ़ने के लिए पैसा चाहिए तो वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। स्कॉलरशिप देंगे, फ्री बस पास की वो व्यवस्था छात्रों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए तो कर रहे हैं सारी चीजें। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं पानी फ्री दे रहा हूँ। बताइए दिल्ली में किसको पानी फ्री मिलता है? हम 28 हफ्ते से झुग्गी में लगातार जा रहे हैं, रात को सोया हूँ मैं वहाँ पर। 60-60, 80-80, 100-100 रुपये का पानी रोज खरीदना पड़ता है झुग्गी वाले को। पीने का पानी नहीं है जी। और आपने लोग को खुद चैनल पे दिखाया, आपने खुद कवर किए हैं, एक एक बूंद के लिए लोग 6-6 घंटे टंकर का इंतजार करते हैं। 3-3 दिन टंकर नहीं आता, आता है तो लोगों की हत्याएं होती हैं, सर फटते हैं आपस में। ये दिल्ली है क्या, जहाँ एक बूंद पानी के लिए, पीने के लिए नहीं है, जहाँ लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ता हो? तो पानी फ्री कहाँ पर है? कौन सी बिजली की बात करते हैं? हर झुग्गी का बिल आता है, हर झुग्गी का। किसी का 800 आता है, किसी का 2,000 आता है, किसी का 2,800 आता है। सर एक चंक है छोटा सा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, मियाँ बीबी हैं, सुबह चले गए रात को आए, उनकी बिजली यूज नहीं हो रही। लेकिन जहाँ बच्चे हैं, जहाँ परिवार है, वहाँ बिजली का बिल आ रहा है। तो धोखा देना और बात करना, दोनों में फर्क है, करके दिखाने में फर्क है। महिलाओं के लिए इस बार सारी पार्टियां बड़ी कदरदान हैं। 2100 आम आदमी पार्टी ने कहा, 2500 कांग्रेस ने कहा। आप कह रहे हैं आप भी 2500 देंगे, और कांग्रेस कह रही है कि हूबहू कॉपी कर रहे हैं। कर्नाटक में घोषणा की तो कर्नाटक के लोग ढूंढ रहे हैं इनको, वो खटाखट करते करते थवाचट हो गया। हिमाचल में सब्सिडी की घोषणा की तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि जी सब्सिडी लोग छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासित बीजेपी के राज्यों में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा करके दिखाया है, उसके दम पे कह रहे हैं।
दिल्ली में आएंगे तो करके दिखाएंगे। केजरीवाल तो इसी पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो जैसे ही आपका संकल्प पत्र जारी हुआ तुरंत सवालिया निशान खड़े कर दिए, कह रहे हैं सब कुछ तो झूठ उनका का कॉपी पुलिंदा कर है। लिया। ये आपका संकल्प नहीं है, ये केजरीवाल पत्र है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम समाज में समृद्धि लाना चाहते हैं, हम समाज को सशक्त करना चाहते हैं। हम उन सुविधाओं के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोककर उसको सरलीकरण करके हर वर्ग विशेष को आगे ले जाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल तुम्हारे में दम है ना, पंजाब में 1000 रुपये दे के दिखाते, दिल्ली में करके दिखाते। और तो और दिल्ली के 12 विश्वविद्यालय जो दिल्ली सरकार से एफिलेटेड है, वहाँ के टीचर स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिलती है, 6-6, 8-8 महीने कोर्ट जाना पड़ता है, तब एक किस्त आती है। तुम उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का नहीं कर पा रहे। दिल्ली की सरकार पहली बार इतने सालों में डेफिसिट में गई है, जहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से देंगे अरविंद केजरीवाल? वो तो कह रहे हैं कि आप में दम ही नहीं है कि ना स्कूलों पे बात कर रहे हैं, ना मोहल्ला क्लिनिक बात की बात है, ना हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। 65,000 फर्जी टेस्ट, 65,000 फर्जी बिलिंग की, उसके पैसे खा गए अरविंद केजरीवाल दलाली कमीशन में। एक आदमी के 18,000 टेस्ट एक ही रिपोर्ट में, टेलीफोन नंबर लिखते हैं 0, खाली 0, 9 बार 9 लिख दिया, टेलीफोन सिर्फ कागजों में टेस्ट हो रहे हैं, और जो उसके जो बिल जा रहे हैं उसके पैसे खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का हर विभाग सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है। कैसे अरविंद केजरीवाल को उगाही का पैसा मिले? शीश महल पे मैं बात करता हूँ, एक शब्द नहीं बोलते। जवाब देना शीश महल पे। तो राजमहल वो की कहते हैं बात राजमहल की आए ना, आज इसी पे बात करें। मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से, आज है अरविंद केजरीवाल, हम शीश महल और राजमहल पे बात करते हैं। तुम कहते थे अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के, मैं कसम खा के, कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा। चलो ले लिया आपने, एक से मन नहीं भर रहा, 2 से 3 से 4 प्लॉट जोड़कर, जजेस IAS IPS के मकान तोड़वा कर तुम अपना एक कहते हैं एक शीश महल खड़ा करते हो। PWD टेंडर करता है 7.5 करोड़ का, खर्च करते हो 34.5 करोड़ या 34 करोड़ के लगभग, बढ़ा दिया, चलो उसको भी माफ किया। लेकिन जब इन्वेंट्री निकालता है PWD तो 50 से 60 करोड़ का माल तुमने जो ऊपर से लगाया, अरविंद केजरीवाल बताओ वो पैसा कहाँ से आया? कहाँ से, कौन सी काली कमाई का पैसा है? शराब की दलाली का है, जल बोर्ड का है, पैनिक बटन का है? कुछ तो बताओगे कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होता है जो अपने घर में बार बनाता है? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होता है जो जाकूजी सोना लगाता है अपने घर में? बात हमने जिंदगी में नहीं देखा, हमें नहीं पता कैसा होता है। बड़े से बड़ा जिम बना दिया आपने, 4-4 लाख की कुर्सी डाल दी, कमोड बना दिए जिसपे सोने की परत सुन रहे हैं, या वो वॉश बेसिन जिसमें सोने की वो परत चढ़ी हुई है। ऐसी अय्याशी तो मुझे लगता है कहीं शाहजहां और अकबर ने नहीं की होगी जितनी अय्याशी का सामान इन्होंने अपने घर में इकट्ठा किया। ये कहते हैं शीश महल, करोड़ों रुपए का मार्बल लगा दिया, 8-8 लाख के पर्दे, एक घर में करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हुए हैं। तो आपकी सरकार आने पर ये वसूला जाएगा? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस शीश महल में, ये शीश महल नहीं है, ये भ्रष्टाचार का म्यूजियम है, इसको दिल्ली की जनता के लिए खोलेंगे कि देखो तुम्हारे मेहनत की कमाई को लूट के कैसे एक सुल्तान ने अपनी आयशी का सामान इकट्ठा किया था। इसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहेगा। उसी दिन हमने बोला जो भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा इसमें नहीं रहेगा, इसको तो गरीबों के लिए खोलूंगा मैं कि आके देखो इसमें क्या किया इसने। तो वसूलने के लिए भी कोई कार्रवाई होगी और जो कि केवल शीश महल खोला जाएगा? जांच चल रही है, CBI जांच चल रही है, इसको पैसे का हिसाब देना पड़ेगा कहाँ से आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी करेंगे और भाग जाएंगे। ये हिंदुस्तान है, जवाब तो देना पड़ेगा। और जिस राजमहल की ये बात कर रहे हैं वो किसने बनाया था जी? सरकारी संपत्ति है, वो डेजिग्नेटेड PM हाउस है, हमने नहीं बनाया। राजीव गांधी थे सबसे पहले उसमें जाने वाले, उसके बाद VP सिंह गए, चंद्रशेखर गए, देवगौड़ा गए, IK गुजराल गए, नरसिम्हा राव गए, मनमोहन सिंह गए, श्रद्धेय अटल जी गए, सब उसी में रहे ना। आज प्रधानमंत्री रह रहे हैं, 2047 के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तब वो रह लेगा। लेकिन ये शीश महल तो डेजिग्नेटेड CM हाउस नहीं है। अगर इनको CM हाउस बनाना था 10 साल में CM हाउस बनाते, एक नहीं बनाया। क्यों? इनको तो लगता है कि मैं सारी उम्र के लिए मैं जाऊंगा नहीं। अरविंद केजरीवाल, तुमने चोरी, भ्रष्टाचार, कमीशन, दलाली खाई है, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, आप यमुना की डुबकी लगाए और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूर्वांचली विरोधी हैं आप, उनके वोट कटवा रहे हैं, और जगह जगह जाकर आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिस्टें दी हैं कि भाई ये पूर्वांचली वोट वाले हैं, इनको वोट काटिए। यमुना की डुबकी तो भारी ही पड़ गई आप पर। नहीं, यमुना की डुबकी भारी नहीं पड़ी। यमुना हमारी श्रद्धा है, यमुना हमारी माँ है। यमुना माँ नाराज है, इसका मतलब? यमुना माँ को जिस हालत में रखा है उससे तो वो नाराज है। लेकिन उस पर वोट तो मिलते नहीं है, वो कह रहे हैं। आपको जिनको वोट की चिंता होगी वो करें। नहीं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते। यमुना साफ करने से अगर उनको लगता है वोट नहीं मिलते तो हर चुनाव में वो ये क्यों कहते हैं
कि मैं इस चुनाव के बाद यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मंत्रिमंडल के साथ नहीं लगाते। उन्होंने ये कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले मैं डुबकी लगाऊंगा, तो मैंने उनको चुनौती दी, आओ डुबकी लगाते हैं। वो नहीं आए तो, लेकिन मैंने चुनौती दी थी तो मैं तो अपना कर्म करूंगा ना। मैंने वहाँ माँ के हाथ जोड़े, और जब डुबकी लगा रहा था, ईश्वर जानता है, आज फिर कह रहा हूँ, उस समय भी हाथ जोड़ के माँ से एक ही प्रार्थना की थी कि माँ, भारतीय जनता पार्टी को इतनी शक्ति देना कि उसका जब एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा तो तेरी इस दुर्दशा को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं आज भी गारंटी से कह रहा हूँ, डुबकी लगाने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 3 साल के अंदर साबरमती की तर्ज पे यमुना साफ करके दिखाएंगे। सीएम डुबकी पर लगाने वाला पूर्वांचल बनेगा। वाला मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी नहीं, की ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मुख्यमंत्री कोई बने भाई साहब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, यमुना हमारी आस्था है। मैंने इस माँ यमुना की गोद में बैठ बचपन में स्विमिंग सीखी है अपने पिताजी के साथ जाके, हम तो खेल के बड़े हुए उसमें। तो माँ यमुना की इस दशा को देख के हर दिल्ली वाले को दुख होता है। प्रियंका एक पूर्वांचली पूर्वांचल वाला के सवाल। वोट वाली बात रह गई। पूर्वांचली वोट का विषय कुछ नहीं है जी। अगर पूर्वांचलियों की इतनी चिंता होती, छठ पूजा पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा, मतलब पूर्वांचली का अब तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है, और उसकी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र ये है कि जब हम सूर्य देव को अर्घ अर्पित कर रहे हो तो उस पानी को बहता और निर्मल होना चाहिए, वो बहता हुआ पानी होना चाहिए। दिल्ली में यमुना में आप पाँव नहीं रख सकते। उस समय इनको पूर्वांचली की चिंता नहीं थी। नकली वोट जो ढूंढे गए, जो लोग वोट मर गए, जो लोग शिफ्ट हो गए, जो लोग यहाँ से चले गए, अगर वो वोट काटे जा रहे तो इनको दर्द हो रहा है। और जिस वोटों की ये बात करे अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाने का काम किया, पकड़े गए, एजेंट पकड़े गए, तुम्हारे विधायक जय भगवान और महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर वाले लेटर हेड मिले हैं जिसमें बांग्लादेशियों के कार्ड बनते थे, आधार कार्ड बनते थे। तो उनकी आड़ में, क्योंकि तुम चोरी पकड़ी जाती है, अरविंद केजरीवाल की विशेषता क्या है, जहां पकड़े जाएंगे विषय को डाइवर्ट करेंगे। दिल्ली में आप बात करोगे शीश महल की, जो कहेंगे सैफ अली खां। आप बात करोगे बांग्लादेशी की, जो कहेंगे पूर्वांचली। आप बात करोगे कि आप भाई वर्ग विशेष के वोटों की राजनीति करते हो तो ये कहेंगे पुजारी ग्रंथी। मतलब एकदम शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जवाब नहीं देना। ये आदमी भागता है, आंखें चुराता है, सामना करने से डरता है। क्यों? दिल में चोर है, और जो चोर है वो भागेगा। चोर हमेशा बहाने बनाएगा, वो आपको परिणाम या समाधान नहीं देगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देगा। वो अरविंद केजरीवाल करते हैं। एक चीज बताइए, बिल्कुल सच सच, अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो आप लगे हुए हैं, आपके लिए ज्यादा मुश्किल दिल्ली के 70 सीटों पर ध्यान देना है या अपने 2-4 एक्स एमपीज को संभालना? नहीं, मेरे को, हमारी पार्टी संगठित होकर लड़ती है, और जो 70 उम्मीदवार हैं वो हमारे कमल के फूल हैं, वो सब अच्छे से खिल जाएं, जीत जाएं, बस मेरा फोकस वहीं पर है। आपका कमल का फूल जो एक है रमेश बिधूड़ी जी, जब से उनका नाम आया है जब तब भी वो से खिलते हैं, वो ज्यादा ही खिल जाते हैं। महक और पूरी दिल्ली में महक नुकसान तो नहीं करेगी? रमेश विधूड़ी को 98 से जानता हूँ, जब वो पहला चुनाव लड़े थे। फाइटर है, जो दिल में है वो उसके मुख पे रहता है, और उसकी मंशा बुरी नहीं होती है। फाइटर है, योद्धा है, लड़ता है ना, तो उसकी मंशा बुरी नहीं है। लेकिन जिस पृष्ठभूमि से वो आए हैं, तो उस फ्लो में वो कई बार गलती करते हैं। सिटिंग सीएम को हिरनी कहना, जंगल में हिरनी जैसा कहना। मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने उसको हिरनी नहीं कहा है। देखो, मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने ये कहा कि आतिशी मार लेना, 4.5 साल तुम दिल्ली में कालका जी की गलियों में एक बार नहीं आए, तुमने किसी के लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन आज जब तुम्हें लगता है कि अब कालका जी तुम हार रही हो, तो तुम्हें जहाँ सड़क पर कोई दिखता है तो तुम फट से भागते भागते हिरनी की तरह जाके चिपट जाते हो। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जितनी तेजी से भागने का उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने आतिशी मार लेने को हिरनी नहीं कहा। मैं वहाँ ये तो कहा था कि अपना बाप बदल लिया, ये तो कहा था कि अपना बाप बदल लिया। उन्होंने पहला बयान दिया था, उस पर मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी महिला के लिए या जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है मातृशक्ति, हमें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। ये संदेश मेरा कार्यकर्ताओं के लिए आज भी है। एक एमपी की बात तो हो गई, दूसरे आपके जो एमपी हैं उन पे लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर है। कह रही है कभी 1100 बांटते हैं, कभी साड़ी बांटते हैं, कभी जूते बांटते हैं, कह रहे हैं एफआईआर लॉन्च करेंगे। मैंने प्रवेश जी के पिताजी के साथ काम किया है, और 97-98 में शायद राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच बना था, हम मौजूद थे जब साहिब सिंह जी ने बनाया था। आज हम 2025 में हैं। एक मंच हर साल ये कार्यक्रम करता है, हर साल करता है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, राजस्थान में भी किया उन्होंने। और हर साल वो कच्छ में जब भूकंप आया उस समय भी इस मंच ने सहायता की।
तो हर साल वो, लेकिन इस साल ये क्योंकि टाइमिंग चुनाव की थी। आचार संहिता भी लग चुकी है, वो उसके बाद भी नहीं, वो जूते पहले और वाला साड़ी। है। आचार संहिता तब नहीं लगी। नहीं, मैं जूते और पहनाने साड़ी की वाला बात कर हो रहा रही है हूँ। जो। अब मैं एक बात बताता हूँ, अभी आचार संहिता लगी हुई है जी, ठीक है जी। मैं हर 12 जनवरी को जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको, 12 जनवरी यानी आपका जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, तो मैं हर 12 जनवरी को स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, ऐसे 500-700-800 बच्चों को पिक्चर दिखाता हूँ, उनके साथ भोजन करता हूँ। रिश्वत है क्या, बताइए? तो अगर किसी ओकेजन पे, और आज हम दिल्ली की सड़कों पे रोज रात को लोगों को देखते हैं, हम खुद भी जाते हैं, जो सड़क पे पटरी पे सो रहे उस पर कंबल डाल देते हैं। लेकिन आप अगर चुनाव आप- लड़ रहे हैं, मैं आप आज चुनाव क्या लड़ हूं? रहे हैं और आचार संहिता लगी है, मैं- कानून कहता है इस मैं बात आज को, भी कह रहा हूं, संविधान कहता अगर है। मैं अगर गाड़ी में जा रहा हूँ और मेरे पास, मुझे लगता है सामने वाला दुखी है, और मुझे उसको भोजन कराने से मेरी आत्मा को शांति मिलती है और उसका जीवन ठीक होता है, तो मैं वो मदद करूंगा जी। लेकिन अपनी लेकिन आप जो विधानसभा कह के रहे करीब नजर आ रहे हैं ना, उसमें बाकी फर्क के करीब- इतना है सचदेवा जी, जो आप कह रहे हैं कि गरीब को खाना खिलाना कहीं गलत नहीं माना गया है। गरीब को खाने के डब्बे में आप अपनी तस्वीर लगा कर दें और कहें आने वाले चुनाव में मुझे वोट करें। अगर देखिए, मैंने तो टीवी पर फुटेज देखा जूते वूते के, अब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है, जो आदर्श संहिता के हिसाब से काम होगा वो करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि लालच और सामाजिक कामों में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक। लेकिन एक अंतिम सवाल, मैं 2 संयोग मैंने देखे। पहले कार्यकारी अध्यक्ष की शायद परंपरा रही नहीं, मैंने तो नहीं देखी, पहले कभी रही होगी तो कह नहीं सकता। नड्डा जी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आप दिल्ली के शायद पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष बने। ये संयोग है कि दोनों कार्यकारी अध्यक्ष बने और एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और आपको वाइल्ड फोटोग्राफी, जंगलों में बड़ा शौक है, और ये शायद किस्मत भी है कि हर बार टाइगर आपको मिलता ही है, जहाँ तक मैंने सुना है। और जो मेरे पीछे फोटो भी लगा है टाइगर का, वो भी आपके द्वारा खींचा हुआ है। तो क्या माना जाए वो संयोग और वो किस्मत दोनों दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने जिक्र किया, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, उनका कार्यकाल बहुत शानदार कार्यकाल रहा है। लगातार हमने सफलताएं अर्जित की हैं और अभी भी हम उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ रहे हैं। तो और अब हमारी संगठन की प्रक्रिया भी चल रही है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आना है, तो हम सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम उनको जीत के साथ विदाई दें। यानी कि वो किस्मत, जिस तरह से टाइगर आपको मिलता है वो सिंहासन मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। मेरे पास संगठन का दायित्व है, मुझे 70 सीटें जीतने का दायित्व है। मेरा काम है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार बनाना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में जैसा निर्देश आता है हम उस काम को करेंगे। कुछ नंबर दे दीजिए जाते जाते। कितने नंबर, क्या नंबर दे रहे हैं आप, कितनी सीटें लेकर आने वाली है बीजेपी? नहीं, दिल्ली में हम सरकार बना रहे हैं। ये नंबरों की भविष्यवाणी या कौन जेल जाएगा, कब मनीष जेल जाएगा, कब आतिशी मालिनी जाएगी, वो अरविंद केजरीवाल बताएंगे। ये अरविंद केजरीवाल बेहतर बता पाएंगे, उनके पास ज़्यादा संपर्क है। नहीं, मैं क्या तो रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल तो भविष्य वक्ता है, वो जब बताते हैं, उन्होंने अपने लिए भी कहा मैं जेल जाऊंगा, चले गए। भविष्यवाणी से साबित होती है। उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती है। आप आश्वस्त हैं कि अब खत्म हो रहा है वो? बहुत बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगी है और दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है, जो रिस्पॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, निस्संदेह डबल इंजन की सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं वीरेंद्र सचदेवा, जो हमारा जो इलेक्शन वाला पॉडकास्ट है उसमें साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। भगवान राम, क्योंकि सतयुग का समय था, 14 साल लगे, अब कलयुग है तो 27 साल के बाद वो वनवास खत्म होगा।